साथियों, सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप इसे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। सशक्त भारत चैनल का मुख्य उद्देश्य जो है, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्म व्यवस्था का स्थापित करना है। आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके, अपना सहयोग करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें इस मुहिम में। तो अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें और आगे की ओर बढ़ाएं। साथियों, अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है और रिप्रेजेंटेशन नहीं रहने के कारण इतिहास में किन किन चीज़ों से जूझना पड़ा है भारतीय समाज को। तो मित्रों, मैं वहाँ पर ले चलना चाहता हूँ मुगल शासन के पहले तक। मुगल शासन के पहले पूरी तरह से ब्राह्मणी सिस्टम हावी था। ब्राह्मणी सिस्टम में क्या था, ब्राह्मणी सिस्टम है क्या? तो ब्राह्मणी सिस्टम ये तक सारी व्यवस्था ब्राह्मणों की सर्वोच्चता प्रदान करने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो भी व्यवस्था हो, वही ब्राह्मणी व्यवस्था है। और इस ब्राह्मणी व्यवस्था में क्षत्रियों को जगह मिला, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की जरूरत भी थी। वैश्यों का भी सहयोग मिलना जरूरी था, इसलिए कि व्यापार जो चीज़ें वहाँ नहीं मिल रहा है, बाहर से लाना है, तो वो सामान कैसे उपलब्ध होगा? इसलिए वैश्यों व्यापारियों को भी उस सिस्टम में लाना जरूरी था। इसलिए मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उस सिस्टम में लाया गया। शूद्रों को तो लेबर के रूप में मान लें इस्तेमाल किया गया, कामगार के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक्सपर्ट के रूप में मान लिया हुआ कि कोई काम करना है, विशेषज्ञता जो हासिल है, बढ़ई का, लोहार का, कानू का, कुम्हार का, खेती करने का, ये सब जो काम थे इन लोगों को ओबीसी, आज को ओबीसी कहते हैं, उस शूद्रों को उसमें किया गया। आज का जो शेड्यूल कास्ट है वो आउटकास्ट थे, साथ रहते थे, लेकिन उस सिस्टम से इनको कोई लेना देना नहीं था। जिसको आदिवासी कहते हैं, जो एसटी आज कहला रहे हैं, तो वे भी आउटकास्ट की तरह एक तरह से उस सिस्टम से बहुत दूर थे और वो जंगल में रह रहे थे। उनको इस संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। तो ये मानने की व्यवस्था थी। लेकिन जब ये अंग्रेज आए या उसके पहले जो मुगल आए, फिर भी ये सिस्टम ब्राह्मणों ने लागू रखा और उन लोगों ने उसमें सहमति दिया, उसमें उसका कोई विरोध वगैरह किया नहीं, क्योंकि उनको शासन चलाने से मतलब था। ब्राह्मणी सिस्टम कैसे चल रहा नहीं तो उनको उनसे लेना देना नहीं था, फिर भी ये सिस्टम चालू रहा। अंत में जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद नहीं हुआ, जब सत्ता हस्तांतरण हुआ तो हुआ कि भाई देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। तो लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सबको एक समान, आप देखिए लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको मिला और सबको एक समान अधिकार मिला। अब सवाल हुआ कि एक समान अधिकार आप देते हैं तो फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा? तो पता करो कोई पिछड़े हुए कौन कौन लोग हैं। तो पता किया गया कि जो आउटकास्ट थे, जो शेड्यूल, जो अस्पृश्य थे, वो बहुत सबसे पिछड़े हुए हैं। जो आदिवासी थे, जो जंगल पकड़ लिए थे, वो भी मान लें कि पिछड़े हुए हैं। इसके अलावे भी उस सिस्टम में रहते हुए भी क्षत्रिय, ब्राह्मणों और वैश्यों को छोड़कर जो शूद्र बिरादरी के लोग थे, शूद्र वर्ग के लोग थे, वे भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उनको पिछड़ने का क्या वजह है? तो पिछड़ने का ये जो छानबीन हुआ, छानबीन में ये पता चला कि उस सिस्टम को संचालन में, जो ब्राह्मणी सिस्टम को संचालित करने की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें इन लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जीरो। ब्राह्मण मुख्य रूप से थे, क्षत्रिय उनके सहयोगी के रूप में थे, वैश्य भी सहयोगी के रूप में थे। तो वैश्य जो ब्राह्मणी धर्म का, जो ब्राह्मण संस्कृति का जो नियम कानून बनाने से लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वालों में
जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था वे सभी पिछड़ गए। इसका मतलब कि सिस्टम के कारण जो सदियों सदियों हजारों 10,000 15,000 सदियों से सिस्टम जो बना, उस सिस्टम में इनकी कोई भागीदारी नहीं थी, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था, इसीलिए ये पिछड़ते चले गए। क्योंकि इनके लिए हित में कोई वहाँ काम था ही नहीं, इनके हित में कुछ हुआ ही नहीं, इनके जो भी हुआ इनके अहित में हुआ, क्योंकि वहाँ थे नहीं। तब मान लीजिए निर्णय हुआ कि भाई अब तो जिस कारण से ये लोग पिछड़ गए वो कारण अब नहीं रहना चाहिए। कुछ ही लोग देश को संचालित करेगा, कुछ ही लोग सारा विधायिका में रहेगा और निर्णय में रहेगा, तब तो फिर एक तरफा होगा, फिर जो उसका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के बावजूद भी पिछड़ जाएगा। तो हुआ कि नहीं, जो पिछड़ गया है ये अपने कारणों से नहीं पिछड़ा है, ऐतिहासिक कारणों से, ऐतिहासिक व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण ये लोग पिछड़ गए हैं। तो इसलिए इनमें इनका कोई दोष नहीं है। इसलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए सत्ता के संचालन में। नियम कानून बनाने से लेकर उसका कार्यान्वयन से लेकर उसकी समीक्षा तक, न्याय प्रणाली तक सभी का, SC ST OBC और जनरल का, सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार के स्तर से, चूँकि जो शासन व्यवस्था के अंतर से जो शासन चलाने वाले लोग हैं उनके स्तर से कहीं किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो, अन्याय नहीं हो, बेईमानी नहीं हो। तो इसको रोकने के लिए ही प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया, और वो भी सक्षम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया, और उसके अलावा एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किया गया। एडेक्वेट का मतलब कम से कम उतना प्रतिनिधित्व जरूर चाहिए कि जो अपने वर्ग के हितों की रक्षा करने में वहाँ कामयाब रहे, चाहे विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो। तो इस उद्देश्य से वो किया गया। लेकिन बाद में लोगों ने जो सोशल जस्टिस यही होता कि किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जब सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सही रहता तो किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने बना कर दिया कि नहीं, प्रतिनिधित्व तो हम देंगे नाम के लिए भी, नाम के लिए आपका प्रतिनिधित्व रहेगा, लेकिन सही प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। संविधान जो कहता है जिस उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने देंगे। तो आपके लिए नाम के लिए कोटा पुराने के लिए आदमी रहेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगा, सिर्फ हाथ उठाएगा और व्यवस्था पर जो हावी है, पहले हावी थे, वही जो तय करेंगे वही मान लीजिए कि होगा। तो इसीलिए हम लोगों की लड़ाई है कि संविधान के अनुरूप जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है उसको स्थापित करना है, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना है। ये नहीं कि किसी को मदद कर दिया और एहसान ले लिया कि हमने तो भाई फलाना को विधायक बना दिया, एक मुसहर को बना दिया, एक डोम को बना दिया, गरीब को मान लेके बना दिया। तो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था ही नहीं, ये रोजगार का साधन था ही नहीं, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व था, और प्रतिनिधित्व सामाजिक प्रतिनिधित्व था। और इसका मतलब इसलिए है कि जाकर वहाँ आप समाज का प्रतिनिधित्व करिए, और जिस वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आप गए हैं उस वर्ग के साथ बेईमानी, भेदभाव और अन्याय को आप रोक दीजिए किसी भी स्तर पर। जब ये रुक जाएगा तो आगे से जिसको अपने बदौलत आगे बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, जिसको नहीं बढ़ना होगा नहीं बढ़ेगा। तो पहला तो प्रतिनिधित्व का आधार और कारण मान लीजिए कि ये रहा, लेकिन इसको तरह तरह से करके उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और वही नहीं ख़त्म किए जो ब्राह्मणी सिस्टम के पोषक थे। जो उसके विरोधी थे वे जब बने तो वही काम वो करने लगे। वो मान लिया कि उस सिस्टम एक बनाया कि ब्राह्मण मतलब जाति के आधार पर जो ऊंचा है, जितना ऊंचा है उसको उतना फायदा, जो नीचा उतना घाटा हो जाता है। इन्होंने वो सब नहीं किया, ये सिर्फ उतना ही किया
कि अपने जाति का भी उसमें वर्चस्व बढ़ाने में लग गए। तो जब तक आप रहिएगा तब जाति का वर्चस्व रहेगा, जब हटिएगा तब फिर पुराना स्थिति हो जाएगा। तो जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक कुछ होना जाना नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कारण से, जिस उद्देश्य से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित संविधान में किया गया, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है सामाजिक न्याय का। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि जो सामाजिक न्याय के कर्ता धर्ता हैं वे भी इसके उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसीलिए हमने कहा कि संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित कर दें, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित कर ही हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कमजोर वर्ग के लोग सशक्त नहीं होंगे तो भारत कहाँ से सशक्त होगा। तो भारत के लोगों को सशक्त कर कर ही हम भारत को सशक्त बना सकते हैं। इसी व्यू से सशक्त भारत, मान लीजिए कि हमका चैनल का नाम भी है। तो इसलिए साथियों इस चीज़ को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।